हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अभी क्लासेस ऑब्जेक्टिव्स में। और आज मैं आप सबों के लिए 10वीं के इकोनॉमिक्स का चौथा चैप्टर का पार्ट 2 लेकर आ चुका हूं। इस पार्ट 2 में हम पार्ट 1 से आगे के सवालों के विषय में देखेंगे। अगर आप पार्ट 1 नहीं देखें तो डिस्क्रिप्शन में पड़े हुए लिंक से एक बार जरूर देखिएगा। साथ ही साथ ऐसे ढेर सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर की एक बेहतर तैयारी करवाता हूँ। न केवल मेरे चैनल पर SST के बल्कि साइंस, मैथ और अन्य विषयों का भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर मिल जाएगा। आप उन सभी क्वेश्चन आंसर्स की वीडियो को एक बार जरूर देखिएगा। अगर आप इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से एक बार जरूर देखिएगा। किसी भी प्रकार के सवाल के लिए आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। और अगर कोई पर्सनल सवाल करना चाहते हैं तो मुझे इंस्टा या फेसबुक पर आकर के डायरेक्ट मैसेज के जरिए आप मुझे वहां पर सवाल पूछ सकते हैं। अब आइए कंप्यूटर स्क्रीन पर चलते हैं और जाकर के चैप्टर 4 का दूसरे पार्ट का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर समझते हैं। 10वीं के इकोनॉमिक्स के चैप्टर 4 के लिए दूसरे पार्ट का पहला प्रश्न पढ़ते हैं। पहला प्रश्न हमारे सामने है, बहुराष्ट्रीय कंपनियां जिसे हम लोग मल्टीनेशनल कंपनी कहते हैं, उत्पादन प्रक्रिया विश्व भर में क्यों फैली हुई है? तो क्या कारण है कि वो उत्पादन की ही प्रक्रिया जो है पूरे देश में फैला दिया है? उत्पादन प्रक्रिया का मतलब क्या होता है? एक होता है अपने सामानों को बेचना, यानी कि एक बहुराष्ट्रीय कंपनी है, मान लीजिए कि फोर्ड मोटर्स एक कंपनी है, ये एक बहुराष्ट्रीय कंपनी है और ये अमेरिका की कंपनी है। ओके, तो अमेरिका की कंपनी है, लेकिन इन्होंने उत्पादन प्रक्रिया मतलब कि गाड़ी बनाने वाली फैक्ट्री भी न केवल अमेरिका में है बल्कि इंडिया में भी है। तो आखिरकार क्या कारण है कि बनाने की भी प्रक्रिया को विश्व भर में फैला दिया? न केवल अपने सामान को बेच रही है बल्कि उस देश में क्या कर रही है, बना रही है। तो ये चीज आप समझिए। सबसे पहले बहुराष्ट्रीय कंपनी क्या चाहती है? प्रॉफिट चाहती है। और किसी भी व्यक्ति के लिए, किसी भी कंपनी के लिए अगर वो प्रॉफिट चाहती है तो प्रॉफिट पाने के लिए उनके पास एक ही उपाय है। उपाय ये है कि उत्पादन लागत जो है कम होना चाहिए, यानी कि जो लागत है वो कम होना चाहिए, तभी जाकर के आपको क्या होगा, अधिक से अधिक लाभ होगा। और इसी चीज को करने के लिए जो भी बहुराष्ट्रीय कंपनियां होती है वो अपने उत्पादन प्रक्रिया को विश्व भर में फैला दिया है, ताकि जहां पर उसे अपने वस्तु को बेचना होगा, जहां पर उसे मान लीजिए फोर्ड मोटर्स कंपनी को अपने गाड़ी भारत में बेचना है तो वो क्या करेगा, भारत में ही बना करके भारत में ही बेच देंगे। उसी प्रकार से अगर उन्हें अमेरिका में बेचना है तो अमेरिका में ही बना करके अमेरिका में ही बेच देंगे। तो इसी फायदे के लिए वो क्या करते हैं, बहुराष्ट्रीय कंपनियां विश्व भर में अपने उत्पादन को बेचते हैं। तो इस प्रश्न का सही जवाब ए नंबर हो जाएगा। और ए नंबर में क्या लिखा है, ताकि उत्पादन की लागत कम हो सके और जो लाभ है वो अधिक से अधिक हो सके। अगला प्रश्न है कि भारत में केंद्रीय और राज्य सरकार ने विदेशी कंपनियों को आकर्षित करने के लिए कौन से कदम उठाए? भारत में जो केंद्र सरकार है और राज्य सरकार है वो चाहती है कि हमारे देश में विदेशी कंपनियां आए, क्योंकि भारत की जनसंख्या बहुत ही अधिक है। यहाँ पर जो लोग हैं उनको बहुत ही काम मिलता है, इसलिए सभी लोग जो जितने भी भारत में बेरोजगार है उन बेरोजगारों को रोजगार मिल जाएगा और भारत में नई नई टेक्नोलॉजी भी जाएगी। तो इस तरह से इन सभी चीजों के लिए जो भारत की राज्य सरकार है और केंद्र सरकार है, स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट, ये चाहती है कि विदेशी कंपनियां भारत में आए। तो इसके लिए क्या करते हैं, सबसे पहले जो विश्व स्तरीय बिजली है, पानी है, परिवहन है, उन सभी सुविधाओं को मुहैया कराती है और सस्ती से सस्ती दरों में मुहैया कराई जाती है। और जहां पर भी फैक्ट्री लगाने की अनुमति है वहां तक बिजली को मुहैया कराया जाता है, ताकि इन सभी चीजों से जो फैक्ट्री लगाने वाले हैं मल्टीनेशनल कंपनीज को सुविधा मिले, असुविधा का सामना नहीं करना पड़े। साथ ही साथ कोई भी विदेशी कंपनी अगर अपने देश में आती है तो पहले 5 साल तक उसे किसी भी प्रकार का टैक्स नहीं देना पड़ेगा, किसी भी प्रकार का कर नहीं देना पड़ेगा 5 साल तक। तो 5 साल तक अगर टैक्स नहीं देना पड़ेगा तो वो लालच में आ जाते हैं। साथ ही साथ श्रम कानून में लचीलापन देखा जाता है। श्रम कानून में लचीलापन क्या होता है? श्रम कानून का मतलब होता है मजदूरों द्वारा लिए गए काम। तो उसमें नियम है उसका बना हुआ कि आप मजदूरों से ज्यादा काम नहीं ले सकते, उनकी सैलरी आपको नियमित देना पड़ेगा और उसको क्या करना पड़ेगा, संगठित क्षेत्र के अनुसार आपको काम देना पड़ेगा। तो ये सारी चीजें नियम कानून है, लेकिन इस सभी नियम कानून में भी ढील दे दिया जाता है, लचीलापन दे दिया जाता है, जिससे जो विदेशी कंपनियां वो भारत में आकर्षित हो जाती है। तो इस प्रश्न का सही जवाब उपयुक्त सभी हो जाएगा। अगला प्रश्न पढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारे सामने है कि जो अमेरिका के सकल घरेलू उत्पाद है, अब जो अमेरिका की GDP है, उस अमेरिका की GDP में कृषि का कितना हिस्सा है, आपको ये बताना है। तो सबसे पहले अमेरिका की GDP देखिए, यहाँ जो आपको लिस्ट दिख रहा है ये अमेरिका की GDP का लिस्ट है। तो इस लिस्ट में देखिए 21%, ये क्या चीज है, ये फाइनेंस, इंश्योरेंस, रियल एस्टेट, ये सारी चीजें कितना है, 21% GDP में योगदान देता है। उसी प्रकार से गवर्नमेंट की अगर बात करें तो 12.03
12.3%, 12.3%। अगर बात करें रिटेल ट्रेड की बात करें तो 5.5% है। उसी प्रकार से यहाँ पर दिया हुआ है और लास्ट में आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, फिशिंग, हंटिंग, ये सब चीज मिलाकर के कितना है 0.8% है। और 0.8 जो है लगभग यानी अप्रोक्स कितना 1% के आसपास है। तो यहाँ पर वही पूछा गया कि कितना परसेंटेज है, तो इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा 1%, यानी कि अमेरिका का जो जीडीपी है उसमें कृषि का जो परसेंटेज है वो 1% है। ए नंबर इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस क्षेत्र ने भारत में वैश्वीकरण के कारण लाभ नहीं उठाया है, यानी कि कौन सा क्षेत्र है जिसमें वैश्वीकरण के कारण लाभ नहीं हुआ। तो भारत में कृषि क्षेत्र ही है जिसमें वैश्वीकरण के कारण यहाँ पर लाभ नहीं मिला है। अब इसका कारण आप देख सकते हैं, दुनिया में तरह तरह की फैक्ट्रीज लग चुके हैं, यानी कि उद्योग में बहुत ज्यादा बढ़ावा हुआ है, फैक्ट्रीज में तरह तरह के बदलाव हुए हैं। व्यापार की अगर बात करें तो व्यापार भी नए नए तरीके से हो रहा है। अगर परिवहन की बात करें तो परिवहन देख सकते हैं भारत में कितनी तरह तरह की गाड़ियां आ चुकी है, कितने तरह के एरोप्लेन्स, हेलीकॉप्टर, पानी में चलने वाले जहाज भी, तो ये सारी चीजें बदल चुका है। लेकिन कृषि वो क्षेत्रक है, कृषि वो सेक्टर है जिसमें किसी भी तरह का ज्यादा परिवर्तन, ज्यादा डेवलपमेंट देखने को नहीं मिला है। अगला सवाल है कि 70 से 80% जो भारतीय दुकानों में खिलौने हैं वो किस देश के खिलौने हैं, ये आपको बताना है। तो देखिए, अगर आप भारत के लोगों की स्थिति देखेंगे तो भारत के लोग सस्ता वस्तु ढूंढते हैं और सबसे सस्ता कोई वस्तु बनाता है तो वो है चीन। और चीन भारत का पड़ोसी देश है, इसलिए इसको आयात में उतना ज्यादा शुल्क लगता नहीं है। और इसके चलते चीन का जो भी प्रोडक्ट भारत आता है वो इतना ज्यादा सस्ता होता है कि भारत के मुकाबले सबसे ज्यादा सस्ता है। यानी कि भारत का कोई भी वस्तु अगर आपको 80 रुपए में मिल रहा है तो वही चाइना वाला आपको 20 रुपए में मिल जाएगा। तो यानी कि बहुत ही ज्यादा डिफरेंस है भारत और चाइना के वस्तुओं में, इसीलिए आपको सबसे ज्यादा चीन की वस्तु जो है भारत में देखने को मिलेगा। अगर कोई भी खिलौना दुकान आप इन कीजिएगा तो वहां पर भारत के खिलौने से ज्यादा आपको चीन के खिलौने देखने को मिलेंगे। और उसका परसेंटेज कितना है, 70 से 80% खिलौने चीन से आते हैं भारत। अगला सवाल है कि न्याय संगत वैश्वीकरण के लिए कौन से उपाय किए जा सकते हैं। देखिए, यहाँ पर इसी प्रश्न को आपको बेहतर तरीके से समझाते हैं। चीन से अगर भारत में खिलौने आएंगे तो बताइए भारत के जो खिलौने हैं वो कौन खरीदेगा? क्या चीन वाला खरीदेगा? नहीं, क्योंकि वो तो खुद से सस्ता बना रहा है। तो भारत के लोग अगर भारत के खिलौने नहीं खरीदेंगे तो भारत में जो भी कंपनियां खिलौने बना रहा है उसके साथ तो अन्याय हो रहा है, और साथ ही साथ यहाँ पर उनके साथ जो काम करने वाले व्यक्ति है उनके साथ भी अन्याय हो रहा है। बेरोजगारी बढ़ेगी, लोग परेशान होंगे। तो इन सभी चीजों को न्याय संगत वैश्वीकरण के लिए क्या क्या किया जा सकता है। और आप ये भी जानते हैं कि जो वैश्वीकरण, अभी थोड़ी देर पहले आपको बताए थे कि वैश्वीकरण में क्या होता है, श्रम कानून में लचीलापन दे दिया जाता है। श्रम कानून में लचीलापन देने से मजदूरों की स्थिति खराब हो जाती है, मजदूरों को कम वेतन मिलता है। और जब कोई भी फैक्ट्री में, जैसे मान लीजिए कि आपको एक कपड़ा फैक्ट्री का उदाहरण देते हैं, तो कपड़ा फैक्ट्री में क्या होता है, जब मान लीजिए ऊन फैक्ट्री है, ठीक है, तो ऊन हमको कब चाहिए, ठंडी के मौसम चाहिए भारत में, तो उस समय वहां पर काम नहीं मिलता है, उस समय बहुत ज्यादा काम मिलता है, सॉरी उल्टा हो गया। तो ऊन जब हमको चाहिए ठंडी के मौसम में ऊन फैक्ट्री में ज्यादा काम मिलता है, लेकिन गर्मी के मौसम में कम काम मिलता है। तो गर्मी के मौसम में क्या करता है, वो कुछ जो मजदूर है उसको बाहर निकाल देते हैं और वो क्या हो जाते हैं, बेरोजगार हो जाते हैं। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि लोगों के साथ न्याय नहीं हो रहा है। न्याय संगत वैश्वीकरण के लिए क्या चाहिए। और हम आपको जब चैप्टर एक्सप्लेन किए थे तो उस समय बताए थे कि भारत की अगर बात करें तो भारत में शहर में रहने वाले अमीर लोग, उनको ही वैश्वीकरण का सबसे ज्यादा फायदा हुआ है। गरीब लोग और गांव में रहने वाले लोगों को ज्यादा फायदा नहीं हुआ है। तो कैसे इसको न्याय संगत बनाया जाए, इसके लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, श्रमिक कानून जो है उसको सही से कार्यान्वयन करना पड़ेगा, यानी कि सही से लागू करना पड़ेगा। उसमें किसी भी प्रकार का ढील नहीं देना पड़ेगा। जो छोटे उत्पादक है, छोटे छोटे उत्पादक है, उनके कार्य निष्पादन में क्या करना पड़ेगा, सहायता करना पड़ेगा। क्योंकि छोटे फैक्ट्री जो होते हैं, जैसे ही मल्टीनेशनल कंपनी जाती है, छोटी छोटी फैक्ट्रियां क्या हो जाती है, डूब जाती है। और अगर कभी उसको और ज्यादा आवश्यकता पड़ती है तो व्यापार अवरोध लगा देना चाहिए। व्यापार अवरोध से क्या होता है कि किसी भी दूसरे देश का वस्तु भारत में नहीं आ पाएगा। मान लीजिए कि चीन के खिलौने पर अगर हमने व्यापार अवरोध लगा दिया है, जिसे हम लोग ट्रेड बैरियर कहते हैं, तो चीन अपना खिलौना भारत में नहीं बेच पाएगा। क्यों नहीं बेच पाएगा, ट्रेड बैरियर में क्या होता है, जो भी वस्तु 10 रुपए का, उसमें हम 10 रुपए टैक्स लगा दिए, अब उसका दाम 20 रुपया हो गया। जबकि भारत के लोग 10 रुपये में उसको खरीदते तो 20 रुपये हम नहीं खरीदेंगे। इसलिए चीन अपना खिलौना भारत में बेचेगा ही नहीं, क्योंकि अब उसका खिलौना क्या हो जाएगा, महंगा हो जाएगा। तो इस चीज व्यापार अवरोध यहाँ क्या करता है, काम करता है। तो ये सारी चीजें करके हम क्या कर सकते हैं, वैश्वीकरण को न्याय संगत बना सकते हैं। तो इस प्रश्न का सही जवाब उपयुक्त सभी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि विश्व व्यापार संगठन क्या है।
तो विश्व व्यापार संगठन को हम लोग वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं और ये एक तरह का संगठन है जो क्या करता है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नियम कानून बनाते हैं, जिस नियम कानून को आपको फॉलो करने पड़ते हैं। तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का यही काम है और ये साथ ही साथ ये भी देखता है कि अलग अलग देशों के बीच जो व्यापार हो रहा है वो सही तरीके से हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और उसमें कोई गलती कर रहा है तो उसको ब्लैक लिस्ट, येलो लिस्ट, अलग अलग लिस्ट में डाल देता है ताकि उससे कोई भी व्यापार नहीं कर सके। ओके, तो इसकी यहाँ पर डेफिनेशन पूछा गया। तो अगर आपसे परीक्षा में 1 मार्क्स के लिए पूछा जाए सवाल कि विश्व व्यापार संगठन क्या है, तो आप इसे लिख सकते हैं। हम लोग लिखेंगे कि विश्व व्यापार संगठन एक अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से संबंधित नियमों को निर्धारित करता है तथा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के अवरोध को खत्म करता है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के अवरोध क्या है? पहले देखिए, जब भारत आजाद हुआ था 1947 में, तो भारत ने ट्रेड बैरियर लगा के रखा था। कोई भी कंपनी भारत में नहीं आ सकती है क्योंकि ट्रेड बैरियर इतना ज्यादा था, व्यापार अवरोधक में टैक्स इतना ज्यादा कर दिया था कि कोई भी कंपनी भारत में आना नहीं चाहती थी। न केवल भारत ने ऐसा किया था बल्कि पूरे विश्व में अलग अलग देशों ने ऐसा ही किया था। ऐसा क्यों किया था? क्योंकि भारत में जो छोटे छोटे उद्योग थे वो क्या होते, डूब जाते हैं अगर दूसरे देश की कंपनियां यहाँ पर आती। तो उनको बचाने के लिए 1947 से ट्रेड बैरियर लगा था, लेकिन 1991 में ट्रेड बैरियर को क्या कर दिया, खत्म कर दिया, क्योंकि पूरी दुनिया वाले सभी मिलकर के क्या कर रहे थे, खत्म कर रहे थे। तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में अवरोध हो रहा है कि ये भी कौन देखता है, विश्व व्यापार संगठन देखता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा व्यापार अवरोधकों का लक्षण नहीं है। व्यापार अवरोधक में क्या नहीं होता है, ये हमको समझना होगा। तो देखते हैं, सरकार विदेशी व्यापार को नियमित करने के लिए व्यापार अवरोधक का प्रयोग कर सकती है। ये होता है व्यापार अवरोध में। जब सरकार को ऐसा लगता है कि विदेश से अपने देश में ज्यादा व्यापार हो रहा है, विदेश की वस्तु ज्यादा अपने देश में आ रहा है, तो उसे कंट्रोल करने के लिए वो क्या करते हैं, व्यापार अवरोध का प्रयोग करते हैं। तो ये कौन करते हैं, सरकार करते हैं। तो ये व्यापार अवरोध का लक्षण है और इसमें पूछा गया नहीं है। तो चलिए, दूसरा, सरकार यह निर्णय ले सकती है कि देश में किस प्रकार की वस्तुएं कितनी मात्रा में आनी चाहिए। जी हाँ, सरकार ये निर्णय लेती है कि किस तरह की वस्तु कितना आना चाहिए। अगर कोई वस्तु भारत सरकार चाहती है कि मेरे देश में नहीं आना चाहिए तो उसमें ट्रेड बैरियर क्या कर दिया जाता है, बढ़ा दिया जाता है। तीसरा, विश्व व्यापार संगठन व्यापार अवरोधों को बढ़ावा देती है। गलत जवाब। विश्व व्यापार संगठन व्यापार अवरोधकों को खत्म करना चाहती है, ना कि उसको बढ़ावा देती है। तो ये जो स्टेटमेंट लिखा गया ये गलत लिखा गया और हमें पूछा गया वही वाली जो गलत लिखा गया। तो इसमें सी नंबर सही जवाब हो जाएगा। डी नंबर भी एक बार पढ़ के देख लेते हैं। लिखा है कि अधिकतर देश व्यापार अवरोध का प्रयोग अपने घरेलू उद्योग की सुरक्षा के लिए करते हैं। जी हाँ, घरेलू उद्योग का मतलब होता है उसके देश के अंदर का उद्योग। जैसे कि भारत में जो टाटा फैक्ट्री है वो देश के अंदर का उद्योग है। इसे बचाने के लिए भारत सरकार व्यापार अवरोध का प्रयोग कर सकती है। अगला प्रश्न है कि भारत में लघु उद्योग में कितने लोग कार्यरत है। लघु उद्योग का मतलब होता है छोटा फैक्ट्री। ये डाटा वाला सवाल है, आप इसे याद रखिएगा। भारत में लगभग 2 करोड़ से भी अधिक लोग लघु उद्योग का मतलब छोटे छोटे फैक्ट्री में काम कर रहे हैं। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय कंपनी है, भारतीय बहुराष्ट्रीय कंपनी है। तो ये देख लेते हैं कौन सी भारतीय बहुराष्ट्रीय कंपनी है या फिर कौन सी कंपनी है जो आगे चल के बहुराष्ट्रीय कंपनी जो है वो बन गई है। तो यहाँ पर लिखा है, पहला एशियन पेंट लिखा है, रेनबैक्सी लिखा है, टाटा मोटर्स लिखा है। इसमें से टाटा मोटर्स तो आपको पता है, या जितना भी ट्रक वगैरह में टाटा लिखा हुआ रहता है, जितना भी आप टाटा का प्रोडक्ट देखते हैं या जितनी भी मोटर गाड़ियां वगैरह टाटा बनाती है, तो टाटा क्या करती है, मोटर्स बनाने का काम करती है। आप इससे तो परिचित ही है, टाटा भारत की कंपनी है। अब इन दोनों को देख लीजिए, एशियन पेंट जो है वो कलर है और ये क्या है, ये भारतीय कंपनी है। उसके बाद अगर रेनबैक्सी की बात करें तो रेनबैक्सी भी एक तरह की फार्मेसी वाली कंपनी है जो दवाइयां बनाती है भारत में। आप देख सकते हैं इस वाले दवाई में लिखा हुआ है मेड इन इंडिया। ओके, तो ये क्या करती है, ना केवल ये तीनों कंपनियां ना केवल भारत के लिए बल्कि दूसरे देशों में भी अपने प्रोडक्ट को बेचती है और बनाती है। तो इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब उपयुक्त सभी यहाँ पर जितने भी लिखे गए हैं सभी जो है बहुराष्ट्रीय कंपनी है और भारत की कंपनी। सबसे बड़ी बात है कि भारत की कंपनी है जो बाद में क्या बन गई, बहुराष्ट्रीय कंपनियां बन गई। तो जो वैश्वीकरण है उससे न केवल दूसरे देश को फायदा होता है, भारत की कंपनी को भी फायदा होता है। वो दूसरे देश में अपने उद्योग को क्या कर सकते हैं, लगा सकते हैं। अगला प्रश्न है कि भारतीय सरकार ने उदारीकरण की प्रक्रिया किस वर्ष प्रारंभ की। देखिए, जब व्यापार अवरोध को खत्म कर देते हैं, ट्रेड बैरियर को खत्म कर देते हैं, तो हम उसे उदारीकरण यानी कि लिबरलाइजेशन कहते हैं। लिबरल जो है उदार, लिबरल का अर्थ होता है उदार, और उसी लिबरल शब्द से क्या बना है, लिबरलाइजेशन बना है। तो इंग्लिश में उदारीकरण को लिबरलाइजेशन कहते हैं। और ये भारत की अगर बात करें तो 1991 में भारत ने उदारीकरण को अपना लिया था। उदारीकरण अपनाने का मतलब है ट्रेड बैरियर को खत्म करो और सभी देश मिल करके वैश्वीकरण यानी ग्लोबलाइजेशन की ओर आगे बढ़ो।
अगला प्रश्न है कि अमेरिकी बहुराष्ट्रीय कंपनी कारगिल फूड्स ने कौन सी भारतीय कंपनी को खरीद लिया, ये भी समझिए। सबसे पहले कारगिल फूड्स क्या है, देखिए अगर आप कोई भी फूड प्रोडक्ट खरीदिएगा तो उसमें ये वाला लोगो अगर देखिएगा तो आप समझ जाइए कि ये जो है वो कारगिल फूड की कंपनी का ही फूड है। तो ये कहाँ पर दिखेगा, अगर आप गौर से देखें तो यहाँ पर आपको दिख रहा है ये वाला लोगो कारगिल फूड का ही लोगो है। ओके, तो कारगिल फूड हम लोग समझ गए क्या होता है, खाने जो फूड वगैरह है, ठीक है। फूड का मतलब होता है भोज्य पदार्थ, तो भोज्य पदार्थों का उत्पादन करती है। तो हमारे पास यहाँ पर पूछा गया कि अमेरिकी बहुराष्ट्रीय कंपनी कारगिल फूड, यानी कि कारगिल फूड कहाँ की कंपनी है, तो वो अमेरिका की कंपनी है और उन्होंने भारत की एक कंपनी को खरीद लिया। तो कौन सी कंपनी को खरीद लिया, तो उसका जवाब है पारख फूड को क्या कर दिया, उन्होंने खरीद लिया। ओके, तो पारख फूड इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि विदेशी व्यापार से क्या तात्पर्य है। विदेशी व्यापार का मतलब क्या होता है, ये भी समझिए। विदेश का मतलब क्या होता है, दुनिया से सभी देशों के साथ व्यापार करना, उसे विदेशी व्यापार कहते हैं। यहाँ पर अपना भारत है और भारत क्या करेगी, अमेरिका के साथ व्यापार करेंगे, ब्राजील के साथ व्यापार करेंगे, चीन के साथ, ऑस्ट्रेलिया के साथ, साउथ अफ्रीका के साथ व्यापार करेंगे। तो ये चीज क्या है, इसी चीज को हम क्या बोलते हैं, विदेशी व्यापार। यानी कि एक देश जब क्या करता है, दूसरे देश के साथ व्यापार करता है तो हम उसे क्या बोलते हैं, विदेशी व्यापार कहते हैं। अब आप समझिए कि विदेशी व्यापार कब होगा। देखिए, जब दो देश के बीच आयात और निर्यात होगा, जी हाँ, आयात और निर्यात होगा तब ना होगा जब कोई एक देश अपनी वस्तु को दूसरे देश में लेके जाकर के बेचेंगे, दूसरा देश अपनी वस्तु इस दूसरे देश में ला करके बेचेंगे। मान लीजिए यहाँ पर इंडिया ले लेते हैं एग्जाम्पल के लिए और यहाँ पर ले लेते हैं अमेरिका। तो इंडिया क्या करेगा, अपना कोई भी प्रोडक्ट अमेरिका में ला करके बेचेगा। अब यहाँ पर एशियन पेंट का ही उदाहरण ले लीजिए, एशियन पेंट क्या करेगा, अमेरिका में ला करके बेचेगा। और यहाँ फोर्ड मोटर्स का एग्जाम्पल ले लीजिए, फोर्ड मोटर्स क्या करेंगे, भारत में ला करके अपनी गाड़ियां बेचेंगे। तो ये क्या होगा, आयात निर्यात होना चाहिए। दूसरा चीज क्या होना चाहिए, एक देश दूसरे देश द्वारा किए जाने वाले निवेश होना चाहिए। निवेश भी जरूर है, निवेश का मतलब पैसा इन्वेस्ट करना, पैसा इन्वेस्ट करेगा तब ना कोई भी वस्तु खरीदी जाएगी, बेची जाएगी और जरूरत पड़ा तो फैक्ट्री भी लगा जाएगी। और साथ ही साथ अनेक देशों के लिए की जाने वाली व्यापारिक समझौते, यानी कि एक देश के साथ नहीं बल्कि अनेक देशों के साथ जब व्यापारिक समझौते होता है तो इन सभी प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, विदेशी व्यापार कहते हैं। तो इस प्रश्न का सही जवाब उपयुक्त सभी हो जाएगा। अगला प्रश्न पढ़ते हैं, कहता है कि एक कंपनी जो एक से अधिक देशों में उत्पादन करते हैं, उत्पादन पर नियंत्रण करते हैं अथवा स्वामित्व रखते हैं, क्या कहलाता है, इसे हम बहुराष्ट्रीय कंपनी कहते हैं। बहुराष्ट्रीय कंपनियां क्या करता है, एक देश में नहीं बल्कि एक से अधिक देश में कंपनी खोलता है। फोर्ड मोटर्स का ही ले लीजिए एग्जाम्पल, अमेरिका में भी है और कह सकते हैं भारत में भी है और भी बहुत सारे देशों में इन्होंने क्या कर दिया, अपना फैक्ट्री खोल दिया। तो वो अधिक देश में उत्पादन करता है, उस पर नियंत्रण करता है, उसका मालिक रहता है, उसको बेचता है। तो ये क्या है, एक बहुराष्ट्रीय कंपनियां है। ओके, तो बहुराष्ट्रीय कंपनी हम लोग समझ गए जो एक देश से बहुत सारे देशों में अपने उत्पादन को बढ़ाते हैं। अगला प्रश्न पढ़ते हैं, यहाँ पर लिखा है कि घरेलू बाजार में बहुराष्ट्रीय कंपनी का आगमन किसके लिए हानिकारक है। तो वो कौन सा व्यक्ति है, बहुराष्ट्रीय कंपनी के आने से उसको घाटा होगा, नुकसान होगा। तो देखिए, नुकसान उसको होता है जो गलती करता है, फॉल्टबाजी करता है। तो यहाँ पर इसका सही जवाब सी नंबर हो जाएगा, क्योंकि ये क्या कर रहा है, कम गुणवत्ता वाला प्रोडक्ट बना रहा है। कम गुणवत्ता का मतलब होता है क्वालिटी बिल्कुल खराब कर रहा है, और खराब क्वालिटी का प्रोडक्ट बनाओगे ना तो भाई तुम बहुराष्ट्रीय कंपनी हो या घरेलू कंपनी हो, तुमको कोनो फायदा होने वाला है नहीं। इसीलिए कम गुणवत्ता वाले जो घरेलू उत्पादक होते हैं उससे बहुराष्ट्रीय कंपनी से उनको बहुत ज्यादा नुकसान होता है। बहुराष्ट्रीय कंपनी जब आती है तो कम गुणवत्ता वाले जो घरेलू उत्पादक होते हैं वो पूरी तरह से डूब जाते हैं। तो इस प्रश्न का सही जवाब सी नंबर हो जाएगा। अगला सवाल पढ़ते हैं। अगला सवाल है कि परिसंपत्तियों जैसे कि भूमि, भवन, मशीनों, यानी कि किसी भी संपत्ति पर जब कोई इन्वेस्ट करता है, उपकरण को खरीदने के लिए क्या करता है, मुद्रा लगाता है। मुद्रा का मतलब सभी चीजों पर क्या करना, पैसा लगाना, मतलब इन्वेस्ट करना। और इन्वेस्ट को ही हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, निवेश कहते हैं। तो ये चीज सारी चीजें निवेश कराता है। और बहुराष्ट्रीय कंपनियां यही कहती है, बहुराष्ट्रीय कंपनियां कहीं भी फैक्ट्री लगाएगी तो उसको जमीन खरीदना पड़ेगा, उसमें मकान बनाना पड़ेगा, वहां पर मशीन लगाने पड़ेंगे और भी बहुत सारे उपकरण लगाने पड़ेंगे, और इसी चीज को क्या बोलते हैं, निवेश करते हैं, निवेश कहते हैं। और बहुराष्ट्रीय कंपनी जब निवेश करती है तो हम उसे विदेशी निवेश कहते हैं। अगला सवाल है कि बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा किए गए निवेश को क्या कहते हैं। बहुराष्ट्रीय कंपनी द्वारा किए गए निवेश को विदेशी निवेश कहते हैं, क्योंकि बहुराष्ट्रीय कंपनियां दूसरे देश की कंपनियां होती है। अगला सवाल है कि 2018 तक कितने देश विश्व व्यापार संगठन के सदस्य थे। तो 2018 तक 164 देश विश्व व्यापार संगठन के सदस्य थे। वर्तमान में भी 164 देश ही विश्व व्यापार संगठन के सदस्य हैं। विश्व व्यापार संगठन कब बना था, 1995 में बना था। भारत इसमें कब जुड़ा था, 1995 में ही भारत इसमें जुड़ गया था, याद रखिएगा। ओके,
अगला सवाल है कि विभिन्न देशों के बीच संबंध और तीव्र एकीकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। जब बहुत सारे देश आपस में संबंध बनाते हैं और बहुत ही तेजी से एकीकरण हो जाता है, दोनों के बीच में यूनिफिकेशन हो जाता है, तो उस प्रक्रिया को ही हम वैश्वीकरण कहते हैं, याद रखिएगा। उदारीकरण का मतलब होता है व्यापार को हटाना, और किसी भी चीज को जब प्राइवेट कर देते हैं तो उसे निजीकरण कहते हैं। और अंतर्राष्ट्रीयकरण जब किसी भी संसाधन को पूरे विश्व के लिए मान्य प्राप्त हो जाता है तो हम उसे अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। अगला सवाल है कि सरकार द्वारा व्यापार अवरोधकों तथा प्रतिबंधों को हटाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। सरकार क्या करती है, व्यापार अवरोधकों को हटाती है, और व्यापार में जितने भी प्रतिबंध लगा कर रखे, बैरियर लगा कर रखे थे, रिस्ट्रिक्शन लगा कर रखे, उन सबको जब हटाता है तो उस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, उदारीकरण कहते हैं, याद रखिएगा। उदारीकरण को ही इंग्लिश में लिबरलाइजेशन कहते हैं। वैश्वीकरण, ग्लोबलाइजेशन और निजीकरण और अंतर्राष्ट्रीयकरण, ये पहले भी बता चुके हैं। अगला है, एक और है, सरकार द्वारा आयात होने वाली वस्तुओं की संख्या सीमित करना कहलाता है। सरकार जो है आयात मतलब दूसरे देश से आने वाली वस्तु को सीमित करने के लिए, मतलब कम करने के लिए क्या करती है, तो दूसरे देश से आने वाली वस्तु को कम करने के लिए क्या करता है, कोटा लगाता है। कोटा एक कानून, नियम कानून है, उसे सीमित करने के लिए लगाता है, और इसे व्यापार अवरोध का एक नियम है। अगला सवाल है कि आयात पर प्रतिबंध के रूप में कुछ कर लगाया जाए तो उसे क्या कहते हैं। इसे हम व्यापार अवरोध कहते हैं। यानी कि जब कोई आयात होता है और आयात पर प्रतिबंध लगाने के लिए हम क्या करते हैं, कर लगा देते हैं। कर लगाना भी एक ट्रेड बैरियर का ही उदाहरण है। इससे पहले जो कोटा बताएं वो भी क्या है, ट्रेड बैरियर का एक एग्जाम्पल है। तो जब हम कर लगा देते हैं, कर को बढ़ा देते हैं, तो हम उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, व्यापार अवरोध कहते हैं। बीच में चीन और अमेरिका के बीच में क्या हो रहा था, व्यापार युद्ध हो रहा था, ट्रेड वार उसको इंग्लिश में कहते हैं। तो ट्रेड वार में क्या हो रहा था, वही हुआ था, उन्होंने क्या कर दिया था, एक दूसरे पर कर लगा दिया था बहुत अधिक। इसलिए चीन का वस्तु ना अमेरिका जा रहा था, ना अमेरिका का वस्तु कहाँ आ रहा था, चीन आ रहा था। और इस चीज को बहुत ही भयानक माना गया था, क्योंकि वो बड़े बड़े देश हैं, और इन दोनों के बीच में अगर व्यापार में किसी भी प्रकार का रुकावट आता है तो उससे पूरी दुनिया की इकोनॉमी क्या हो जाती है, प्रभावित होती है। तो इसे बोलते हैं व्यापार अवरोधक। अगला सवाल है कि वैश्वीकरण को संभव बनाने वाले कारक कौन कौन से, यानी कि वो कौन कौन सी प्रक्रिया है जिसके चलते वैश्वीकरण संभव हो पाया। परिवहन, जी हाँ, अगर परिवहन नहीं रहता तो वैश्वीकरण बिल्कुल भी संभव नहीं हो पाता। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इतिहास में जो मीट है, यानी कि मांस को एक देश से दूसरे देश में जहाजों में ले जाया जाता था, लेकिन वो मांस जो है वो कैसे लेके जाता था, जिंदा लेके जाया जाता था। यानी कि जो जिंदा भेड़ बकरी है उसे ले जाया जाता था, और जहां पर मांस बेचना है वहां पर उसे काटा जाता था। लेकिन ये एक लंबी प्रक्रिया थी, इसमें बहुत सारे जो जानवर थे वो जहाज में ही मर जाते थे, कमजोर पड़ जाते थे। लेकिन जब फ्रिज बन गया, फ्रिज का निर्माण हो गया, रेफ्रिजरेटर, तो जहां पर भेड़ बकरियां थी वहां पर काट करके मीट तैयार करके फिर दूसरे देश में क्या किया जाता था, बेचा जाता था। तो इससे क्या हुआ, परिवहन यानी कि ट्रांसपोर्टेशन में सहूलियत हुई, और इसने वैश्वीकरण को और ज्यादा संभव हुआ। साथ ही साथ प्रौद्योगिकी यानी फैक्ट्री वगैरह भी बनने से वैश्वीकरण ज्यादा संभव हो पाया। वर्तमान समय की अगर बात कीजिएगा तो सबसे ज्यादा योगदान सूचना प्रौद्योगिकी और संचार का है। आप जान सकते हैं कि दुनिया में इंटरनेट का महत्व कितना बढ़ चुका है। आज इंटरनेट के बिना दिन जो है सूना सूना लगने लगता है। तो इसीलिए इंटरनेट ये वगैरह किस में आते हैं, इंटरनेट, टेलीफोन, मोबाइल, लैपटॉप, न्यूज चैनल्स, वो सब सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी में आते हैं। तो इनका भी बहुत बड़ा योगदान है वैश्वीकरण को संभव बनाने में। तो इस प्रश्न का सही जवाब जो हो जाएगा वो उपयुक्त सभी हो जाएगा। ओके, तो ये था आज के प्रश्न उत्तर जो चैप्टर 4 के पार्ट 2 से बनने वाले थे, और उम्मीद करते हैं आपको सारे प्रश्न बेहतर समझ में आएंगे। अगर किसी प्रश्न में डाउट है कमेंट जरूर कीजिएगा, और अगर आप पीडीएफ चाहते हैं तो अजीत कुमार ऑफिशियल को टेलीग्राम में ज्वाइन कीजिए, और पर्सनल सवाल के लिए आप मुझे इंस्टा पर आकर के डायरेक्ट मैसेज के जरिए पूछ सकते हैं। मिलते हैं ऐसे ही एक धमाकेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।